हाँ जी, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और शानदार होंगे। मेरे भाई यदि आप भी कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं ना और आप 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें कक्षा 10th के संस्कृत को हूबहू वैसे पढ़ाया जाएगा ना, जैसे आपको फ़ील आएगा। मेरे भाई मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव से आपका 5-5 ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। किस विभक्ति से कैसे, इस सारे प्रश्न इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो आज हम लोग टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। टॉप 50 कहने का मतलब टॉप 50 ही नहीं बाबू, ये टॉप आपका 100 हो सकता है क्योंकि एक प्रश्न से आपके 3-3 4-4 प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो कक्षा 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे साथियों। लास्ट में आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, जिससे ये 50 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसे याद करने में आपको आसानी मिलेगी, सहायता मिलेगा। चलिए बच्चों, बिन देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा, कक्षा 10th के बच्चे कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनका जो पेपर होता है ना, उसमें खंड अ और खंड ब मेंशन होता है। खंड अ में आपका बाबू वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। देखिए इसमें लिखा क्या होता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से किसी एक को एक सही है। ठीक है बाबू, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपको दिया रहेगा, जिनमें 4 ठो विकल्प रहेगा, जिसमें से किसी एक का उत्तर जो होगा वो सही होगा। बाबू इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प के ओएमआर पत्रक पर चिन्हित करना होता है, जिसके लिए आपको 50 अंक निर्धारित होते हैं। बाबू देखिए, सबसे फर्स्ट जो प्रश्न है होने वाला है ना, वो ये होने वाला है। देखिए कितना मतलब सटीक मैं आपको बताता हूँ बाबू। देखिए जो सबसे फर्स्ट प्रश्न आपका होने वाला है वो ये होने वाला है कि दीर्घ संधि का सूत्र सूत्र क्या होता है। बाबू जो व्याकरण होता है ना, वो व्याकरण में दीर्घ संधि का सूत्र जो होता है ना, वो होता है आपका अक स्वर्ण दीर्घ। बाबू क्या पूछ रहा है? दीर्घ पूछ रहा है, तो आपको देखना है इसमें यको यणिच्ची में आपको दीर्घ कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। बाबू इसमें आपको दीर्घ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। वृद्धि रुचि में दीर्घ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई रहा है। तो बाबू दीर्घ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वर्ण संधि और दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है संस्कृत में बाबू अकः स्वर्णे दीर्घ होता है। क्या बाबू? अकः स्वर्णे दीर्घ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका होने वाला है निष्क्रमण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा? बाबू निष्क्रमण का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो बाबू इसको याद करने के लिए आपको देखिए, मैं आपको बताऊं कि निस, ठीक है बाबू, अधन क्रमण। बाबू यहाँ पे भी देखिए निस धन क्रमण लिखा है, लेकिन स्व पूरा लिखा है, आधा नहीं लिखा है, तो यहाँ पे निस अधन क्रमण हो जाएगा। ठीक है बाबू। बाबू अगला देखिए, अगला आपका है नद्या पद में कौन सी विभक्ति? बाबू जो नद्या है ना, नदी शब्द से मिल के बना है, नदी प्रथमा हो जाएगा, और जो नद्या होगा ना बाबू, नद्या, वो आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। क्या बाबू? तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? बाबू ये प्रश्न पूछा है कि भूतकाल के अर्थ में किस लकार का मतलब प्रयोग होता है। तो बाबू देखिए, लट लकार वर्तमान काल के रूप में प्रयोग होता है। लिट लकार जो होता है ना बाबू, भविष्यत काल के रूप में प्रयोग होता है। लोट लकार जो होता है वो आज्ञा या अनुज्ञा अर्थ में होता है। और जो लौंग लकार होता है ना बाबू, यही भूतकाल के अर्थ में होता है। तो आपको याद रखना है कि भूतकाल के अर्थ में लौंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बाबू। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना कहलाता है। बाबू बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बाबू डी हो जाएगा, समास। बाबू पद तो होगा नहीं, पद तो होगा नहीं बाबू, संधि अर्थात अलग अलग तो होगा नहीं, अलंकार होगा नहीं, तो बाबू क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समास। अगला प्रश्न आपको मैं बताऊं कि चतुर्युगम में कौन सा समास होगा? बाबू चतुर्युगम, चतुर्धन युगम, बाबू इसमें दो शब्द हैं, ठीक है। चतुर्धन युगम, इसमें कौन सा समास होगा? बाबू इसका राइट आंसर होगा बाबू आपका द्विगु समास, क्योंकि इस संख्यावाची है बाबू, संख्यावाची है चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थ। ठीक है बाबू, तो ये संख्यावाची है अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है?
बाबू क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कारक का जो होगा ना वो क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है। ये किस मतलब सूत्र से होगा? तो बाबू आपने पढ़ा होगा साक्षात क्रिया इंत्वम कारकत्वम। ये बाबू एक सूत्र होता है कि क्रिया का जो संबंध होता है साक्षात, वो बाबू कारक से के साथ होता है। साक्षात क्रिया क्रियान्वित्वम कारकत्वम। बाबू साक्षात जो क्रिया का संबंध होता है कारक के साथ होता है। इस जो सूत्र है ना इसको आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। बाबू अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जो प्रति के योग में विभक्ति होता है ना मेरे भाई, प्रति के योग में आपका द्वितीय विभक्ति होता है। क्या बाबू? द्वितीय विभक्ति। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पूजनियम का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होता है? बाबू जो 9 नंबर प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि पूजनियम का प्राकृतिक प्रत्यय। बाबू पूजनियम का प्राकृतिक प्रत्यय होता है पूज धन अनियर प्रत्यय होता है। ठीक है बाबू, इसमें अनियर प्रत्यय जब लग जाएगा तो वो पूजनियम कहला जाएगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आलस्य पद में कौन सा प्रत्यय है? बाबू आलस्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है कि आलस्य पद में आपका श प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न आपसे ये होने वाला है ना कि सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है? बाबू देखिए सूर्योदय का विग्रह पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सूर्योदय का अर्थ जो होता है ना वो आपका होता है सूर्य की उदय। क्या बाबू? सूर्य की उदय। सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य की उदय। बाबू ये षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जो सूर्योदय है ना बाबू, आपका षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। और इसका जो संधि विच्छेद होता है अर्थात इसका जो विग्रह होता है ना आपका सूर्यस्य धन उदय होगा। क्या बाबू? सूर्यस्य धन उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हरिहरो किस समास का उदाहरण है? बाबू देखिए हरिहरो, इसमें दो शब्दों की प्रधानता को दर्शा रहा है। एक हरि है, हरि का अर्थ होता है बाबू भगवान विष्णु, और हर का अर्थ होता है बाबू शिव जी। ठीक है, तो हरिहरो समास का उदाहरण आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो वो आपका द्वंद्व समास होगा। हरिहरो अर्थात विष्णु और शिव दोनों व्यक्ति जो है वो प्रधान है, तो इसलिए ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। बाबू अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो इसके लिए व्याकरण में एक सूत्र होता है दनार्थे चतुर्थी। बाबू दनार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्या बाबू? दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। बाबू दनार्थे चतुर्थी हमेशा आपको याद रखना है। किसी को आप कुछ दान करते हैं, जैसे राजा गरीबों को दान कर रहा है, राजा पंडितों को दान कर रहा है, राजा कुछ को दान कर रहा है, हम कुछ को दान कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। आपको याद रखना है दनार्थे चतुर्थी। क्या बाबू? दनार्थे चतुर्थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न होने वाला है आपका कि हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र से है? बाबू हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र से है पूछा है। तो बाबू देखिए इसका एक सूत्र होता है कि भूव प्रभव अर्थात जहाँ से कुछ चीज उत्पन्न हो रहा है ना उसके लिए सूत्र होता है भूव प्रभव। उत्पन्न होने के लिए सूत्र होता है भूव प्रभव अर्थात हिमालयात गंगा से प्रभावती, माना हिमालय गंगा से निकलती है, तो इसमें निकलना हो रहा है अर्थात उत्पन्न होना हो रहा है बाबू, तो इसके लिए एक सूत्र होता है संस्कृत में भूव प्रभव। बाबू ये आपका जानते हैं पंचमी विभक्ति, हिमालयात जो होता है ना आपका पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। क्या बाबू? पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा आपका हिमालयात। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है ना कि लेखिका पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? बाबू देखिए लेखिका एक पद है जो आपका स्त्रीलिंग है। तो लेखक में जब आप टाप प्रत्यय मिलाएंगे ना, टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय क्या करता है? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाता है। क्या बाबू? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने का काम करता है टाप प्रत्यय। ये जो टाप प्रत्यय है ना बाबू आपका पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देता है। ठीक है, तो लेखक आपका पुल्लिंग है, इसमें जब टाप प्रत्यय जोड़िएगा तो लेखिका हो जाएगा। तो बाबू लेखिका पद का जो प्राकृतिक प्रत्यय है ना वो लेखक प्लस टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला देखिए बाबू, अगला प्रश्न जो आपका होने वाला है ना वो ये होने वाला है कि दुष्टरम में कौन सा प्रत्यय है?
बाबू दुष्टरम में आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। क्या बाबू? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानवः पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय है। बाबू जो मानवः पद है ना, इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है? देखिए बाबू, मानवः का संधि विच्छेद जो होगा ना आपका, मनु और अण प्रत्यय होगा। क्या बाबू? मनु और अण प्रत्यय होगा। तो अण प्रत्यय होगा तो इसमें राइट हो जाएगा इसका अण प्रत्यय। बाबू देखिए, मानवः का कोई संधि विच्छेद आपसे पूछे तो आपको कहना है मनु और अण प्रत्यय। क्या बाबू? मनु और अण प्रत्यय। ठीक है, अण प्रत्यय जब मिलता है तो आपका मानवा हो जाता है। बाबू देखिए, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि गोपी में कौन स्त्रीलिंग प्रत्यय है। बाबू गोपी में कौन स्त्रीलिंग प्रत्यय है? तो देखिए, गोपी बना है अक्षर कैसे? गोप और डिस प्रत्यय से। क्या बाबू? गोप और डिस प्रत्यय से। बाबू यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबू अगला प्रश्न आपसे होने वाला है कि ससुरः का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है बाबू, देखिए तो इसका राइट आंसर श्वश्रु का होता है, आपका अर्थ होता है जो आपका सांस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। बाबू पूछा है कि गृह डैश गच्छ रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो बाबू देखिए यहाँ पे प्रति भरा जाएगा की ओर। ठीक है, देखिए गृह अर्थात घर, प्रति अर्थात की ओर, गच्छ अर्थात जाओ, माने घर की ओर जाओ। बाबू देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, एक लाइक करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर पल का जो नोटिफिकेशन है ना, वो मेरी प्यारे साथियों को आसानी से मिल सके। ये जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिन विद्यार्थियों को संस्कृत नहीं आता है ना, तो इस छोटे से चैनल को फॉलो कीजिए। आपके दिमाग में मैं संस्कृत को भर देने वाला हूँ बाबू, आपके दिमाग में संस्कृत को फीड कर देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देखा कि गृह प्रत्यह गच्छ अर्थात घर की ओर जाओ। ठीक है बाबू, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है ना कि दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है। बाबू दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए दुर्वचनम का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको होगा दूरधनवचनम। ठीक है बाबू, इसमें दूर उपसर्ग है। ठीक है, दूर उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग आपने जानते होंगे कि मुख्य रूप से 22 होता है संस्कृत में भी। ठीक है, कौन कौन होता है बाबू? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, उत। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका ये होने वाला है ना, देखिए वही प्रश्न नीचे भी पूछ दिया। देखिए कितना उपसर्ग से भी प्रश्न बिहार बोर्ड में आता है। देखिए संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं बाबू? देखिए संस्कृत में अभी हमने आपको ऊपर बताया कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। क्या बाबू? 22। जैसे हमने आपको बताया कि प्र, अपसम, अनु, निस, निर, दुस, दुस, ये सब आपके उपसर्ग ही होते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का ये होने वाला है ना मेरे भाई, अगला प्रश्न होने वाला है कि इति आदि में किन किन वर्णों का संधि विच्छेद होता है। देखिए बाबू, इति आदि में किन किन वर्णों का संधि विच्छेद होता है। तो इति आदि का जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इति धन आदि होगा। देखिए बाबू, इसमें देखिए ती में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे आपका छोटी ई हो जाएगा, और आ की मात्रा। ठीक है, आ। ठीक है बाबू, इति धन आदि अर्थात ई और धन आ हो जाएगा। यही वर्णों का मेल है इसमें। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न होने वाला है कि पटनेती का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा। क्या बाबू? पटनेती का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा। ठीक है, देखिए पटना। ठीक है बाबू, आ इति। ठीक है बाबू, अब देखिए ओ आ। ठीक है बाबू, आ यहाँ पे आ धन छोटी ई मिला के बनते हैं आपके ए। ठीक है बाबू, ए, तो इसीलिए हो जाएगा पटने। ठीक है बाबू, पटने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है ना कि पथीन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में निम्न में से कौन सा है। पथीन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में निम्न में से कौन होता है। बाबू पथ, पथ अर्थात रास्ता होता है, तो पथीन भी आपका रास्ता होगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका पथे। नहीं सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा पथी। क्या बाबू? पथी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये होने वाला है ना कि अस्मद शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा है। बाबू अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन होता है। अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं या हम। बाबू ये मम षष्ठी होता है। ठीक है, इसमें देखिए मम जो होता है वो षष्ठी होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है पंचमी। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या वो पंचमी, तो मम जो होता है षष्ठी होती है, मया जो होता है आपका तृतीय होती है, और मत जो होता है ना वो आपका पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में होता है। ठीक है, अस्मद शब्द का। बाबू भाव किस लकार का होता है। एक भू धातु होता है जिससे मिलके भाव बना है। ठीक है, तो भाव जो होता है ना बाबू लोट लकार के रूप में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि शथा धातु
शथा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है? ठीक है बाबू, तो देखिए शथा का अर्थ होता है ठहरना, संस्कृत में शथा का अर्थ होता है ठहरना। तो शथा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में आपका त्रिष्ठ हो जाएगा। क्या बाबू? तिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस समास में अन्य पदों के अर्थ की प्रधानता होती है? बाबू किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। क्या बाबू? बहुव्रीहि समास में देखिए प्रथम न ही प्रथम पद न ही अंतिम पद की प्रधानता होती है, इसमें किसी अन्य पद का प्रधानता होता है। क्या बाबू? बहुव्रीहि में न ही प्रथम पद और न ही अंतिम पद की प्रधानता होती है, इसमें बाबू किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसको आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन होगा? बाबू देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा अव्यय है शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति में यथा अव्यय है, इसीलिए ये आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये होने वाला है कि संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग होगा? का बाबू संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग होगा? संस्कार समधन कारह से मिलके बना होगा। समधन कारह अर्थात संस्कार, तो सम उपसर्ग हो जाएगा बाबू आपका संस्कार में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि शिवोपासक में किन किन वर्णों का संधि विच्छेद होगा है? बाबू शिवोपासक में किन किन वर्णों का संधि विच्छेद होगा है? तो इसमें देखिए शिव धन उपासक। क्या बाबू? शिव धन उपासक अर्थात अधन उ का मेल से शिवोपासक बना है। बाबू अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये होने वाला है ना आपका कि गौ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा आता है? बाबू गौ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में गए हो जाता है, जो आपका गो का गाय होता है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है गवी, यही राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मात्रोपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? क्या बाबू? मात्रोपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा षष्ठी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जही में मूल धातु क्या होगा? बाबू जही में मूल धातु जो होगा ऑप्शन सी होगा हन। हन जो होता है और जही में मूल धातु होता है। देखिए बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रूपस्य योगम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? बाबू रूपस्य योगम का जो समस्त पद है ना वो आपका अनिरूपम है। रूप रूप अनिरूप। ठीक है बाबू, देखिए इसका जो समास होता है ना वो रूपस्य योगम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये योग के अर्थ में होता है। ठीक है बाबू, रूपस्य योगम योग के अर्थ में, योग के अर्थ में बाबू अनु उपसर्ग लगता है। तो आपको याद रखना है कि रूपस्य योगम योग के अर्थ में अनु उपसर्ग लगता है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अनु उपसर्ग जहां आएगा वो आपका योग के अर्थ में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, श्रमेण धन भवती, इस वाक्य में श्रमेण पद में कौन सी विभक्ति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तृतीय विभक्ति। बाबू अगला प्रश्न देखिए, मह्यम संस्कृतम रोचते, बाबू मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें देखिए रुचार्था नाम प्रियमान, अर्थात रुचि के अर्थ में बाबू, रुचि के अर्थ में बाबू आपका हमेशा हमेशा के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचार्था नाम प्रमाण चतुर्थ। ठीक है, रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है बाबू, रुचि यानी अच्छा लगना होता है। ठीक है बाबू, किस पद में ल्यूट पड़ता है? बाबू ल्यूट पड़ते मैं आपको बताऊं कि लिख धन ल्यूट प्रत्यय लेखनम का निर्माण करता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब होने वाला है हम लोगों का कि लोभ में कौन सा प्रत्यय है? बाबू लोभ एक जो संस्कृत का वर्ड है लोभा, उसमें आपका गण पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे होने वाला है कि भास कितने नाटक प्राप्त हुए? भास के कितने नाटक प्राप्त हुए? मैं आपको बताऊं भास के बारे में कि भास एक महाकवि थे जिन्होंने मुख्य रूप से 13 नाटक उनके मिले, उन्हें भास के नाटक चक्र कहा जाता है। किन्हें बाबू? भास को भास का नाटक चक्र कहा जाता है, और जो भास की नाटक है ना वो मुख्य रूप से 13 है। ठीक है, इसको आप याद रखना है। ठीक है, देखिए आज मानवता के विनाश का भय किससे होता है? देखिए आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो बाबू देखिए विध्वंसक अस्त्रों से, जैसे परमाणु बम होगा, अहिंसक हथियार हो गया, तो इन सब से आज मानवता के विनाश का जो भय है ना वो लगा हुआ है। ठीक है, अष्टध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बाबू अष्टध्यायी ग्रंथ के जो रचनाकार है ना वो आपके पाणिनि है। कौन बाबू? पाणिनि। अष्टध्यायी ग्रंथ के रचनाकार बाबू पाणिनि है। ठीक है, अष्टध्यायी ग्रंथ जो है उसके रचनाकार पाणिनि है। ठीक है बाबू, धर्मार्थो
का विग्रह होगा। धर्म और अर्थ, क्या बाबू, धर्म और अर्थ, धर्मार्थों का अर्थ है धर्म और अर्थ, धर्माश्च अर्थश्च, ठीक है बाबू, धर्माश्च अर्थश्च, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आपसे ये समास पूछे तो आपको बताना है कि ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि षष्ठी चाना दरे सूत्र किस विभक्ति के है। षष्ठी चाना दरे आपका षष्ठी विभक्ति, ठीक है, आपको यहीं से देखना है षष्ठी 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 षष्ठी, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका ये होने वाला है कि पंचमी विभक्ति बाबू किस कारक में होता है। तो इसका सूत्र होता है आपादान पंचमी। पंचमी विभक्ति जो होता है आपादान पंचमी, बाबू आपादान कारक में पंचमी विभक्ति, ठीक है। इसको इस सूत्र से आपको याद रखना है। बाबू अगला प्रश्न है कि किस पद में श्रित प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो बाबू देखिए पलायन, ठीक है, जिसमें पाल धन श्रित प्रत्यय से आपका बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि नीति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न से कौन सा होगा। तो नीति ही पद का जो प्राकृतिक प्रत्यय होगा बाबू नि धन कितिन प्रत्यय, ठीक है, कितन प्रत्यय, ठीक है। बाबू जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा ना बाबू आपका जगत, जगत धन नाथ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। देखिए लास्ट जो आपका प्रश्न होने वाला है ना वो ये होने वाला है कि वच कतः में कौन सा पद बनेगा। वच कतः में आपका वक्ता बनेगा। तो बाबू आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। इस छोटे से चैनल को आप ही के द्वारा ग्रोइंग मिल सकता है। तो बच्चे अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर करें, आपको इससे अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। तो बच्चों इसको आप अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, आदाब।